हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत है। साथियों, हम सभी लोग यूपी बोर्ड के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8 के विज्ञान भारती थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग लेसन 1 से लेकर के लेसन 9 तक का अध्ययन कर चुके हैं। यदि उन सभी लेसन्स के क्लासेस को आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर अपलोड किए हुए SCRT यूपी बोर्ड साइंस क्लास 8 के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। साथियों, आज हम सभी लोग विज्ञान भारती थर्ड पुस्तक के अंतर्गत फसल उत्पादन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सभी लोग फसल उत्पादन से संबंधित समस्त जानकारियों को एक जगह प्राप्त करेंगे। तो साथियों, बिना देर किए हुए हम सभी लोग अपना लेसन फसल उत्पादन शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और सही समय पर आपको मिल सके। आइए हम सभी लोग अपना क्लास प्रारंभ करते हैं। आज के क्लास में हम सभी लोग इकाई 10 फसल उत्पादन, इकाई 10 अर्थात पाठ 10 फसल उत्पादन के बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। फसल उत्पादन नामक पाठ के अंतर्गत हम सभी लोग कुछ मुख्य पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि भूमि मिट्टी की तैयारी। फसल के उत्पादन के लिए सबसे पहले जो होता है वह मिट्टी की तैयारी अति आवश्यक होती है। यदि मिट्टी की तैयारी सही से कर ली जाए तो फसल उत्पादन जो होगा वह अच्छा होगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, भूमि या मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है, इसके बारे में। बीजों का चुनाव एवं बुआई। फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त बीजों का चुनाव करना और सही तरीके से उनकी बुआई करना यह भी अति आवश्यक है। बीजों का चुनाव यदि हम सही तरीके से कर लेते हैं और बीजों का खेतों में सही समय पर सही तरीके से बुआई करते हैं तो हमें अधिक से अधिक फसल उत्पादन मिलता है। अगला पॉइंट है जो इस पुस्तक के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत पढ़ना है, मृदा के पोषक तत्व, उर्वरक एवं रोगाणु नाशक। मृदा में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और उर्वरक, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाने के लिए किन किन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। रोगाणु नाशक के बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन चक्र एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में भी पढ़ना है। सिंचाई, कटाई एवं मड़ाई, अनाज का भंडारण, इनके बारे में भी हम लोग इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। फसल सुधार की विधियां एवं हरित क्रांति के बारे में जानेंगे। जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ, हमें पौधों से तो भोज्य पदार्थ प्राप्त होते ही हैं, लेकिन हमें जंतुओं से भी भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनके बारे में भी हम इस पाठ फसल उत्पादन के अंतर्गत जानेंगे। साथियों, हम सभी लोग इस क्लास के अंतर्गत भूमि मिट्टी की तैयारी, बीजों का चुनाव एवं बुआई, मृदा के पोषक तत्व, उर्वरक एवं रोगाणु नाशक के बारे में अध्ययन करेंगे। शेष टॉपिक्स को अध्ययन करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। यह वीडियो छोटे छोटे भागों में बनाया जाता है, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें और अपने कम समय में अधिक ज्ञान को अर्जित कर सकें। तो आइए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में जो है कृषि पर आधारित लोग अधिक हैं। यहाँ की लगभग 70% जो आबादी है वह कृषि पर ही आधारित है, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। देखते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। कितनी प्रतिशत आबादी? 70% आबादी जो है वह कृषि पर ही निर्भर है। मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं वह रोटी, कपड़ा और मकान। मानव जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? वह रोटी है, कपड़ा है और मकान है। तो यह सभी किस पर आधारित है? यह सभी कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर आधारित है। और आप क्या जानते हैं कि कृषि की शुरुआत कब और कैसे हुई?
या सोचिए कृषि की शुरुआत कैसे हुई। हम लोग तो एक चीज़ पढ़ते हैं कि मनुष्य का पहले विकास नहीं हुआ, पहले छोटे-छोटे जीव हुए, फिर उसके बाद क्रमशः करके मनुष्य का विकास हुआ। तो शुरुआत में कृषि का विकास कैसे हुआ? देखते हैं। प्राचीन काल में मानव अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इधर-उधर भटकता रहता था और जंतुओं को मारकर तथा उपलब्ध फल-फूल इत्यादि से अपनी भूख मिटाता था। प्राचीन काल में बहुत समय पहले जो मानव जाति थी, वह जानवरों को मार करके खाते थे और जो भी फल-फूल मिलता था, पेड़ के पत्ते, फल या फूल, उन्हें खा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। अब क्या है कि अब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व जब मानव नदी के किनारे बसना शुरू कर दिया, तभी उसने खाद्य पदार्थों को उगाने के तरीके खोज निकाले और यहीं से कृषि की शुरुआत हुई। 10,000 ईसा पूर्व जब मानव नदी के किनारे रहना शुरू किया तो उसे कृषि का ज्ञान हुआ और वहीं से खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना वो लोग धीरे-धीरे शुरू कर दिए। और आज सभी लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग कैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं और कैसे उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सभ्यता के विकास के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए तथा अनाज, फल, सब्जियों के पौधे उगाए जाने लगे। आगे देखते हैं। किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं। फसल क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं, हम लोग फसल उत्पादन पढ़ रहे हैं, तो फसल क्या है पहले इसके बारे में जानते हैं कि किसी भी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के उपयोगी पौधों के समूह को फसल कहते हैं। उपयोगी पौधों के समूह क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों की फसल, फलों एवं फूलों की फसल आदि। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी फसलें एक ही ऋतु में भली प्रकार नहीं उगाई जा सकती हैं? ये आप सभी लोग जानते होंगे कि सभी प्रकार की जो फसलें होती हैं वह एक ही ऋतु में हम नहीं उगा सकते हैं। अगर गेहूं की फसल का पैदावार लेना है तो हम धान की फसल के समय उसे हम नहीं उगा सकते हैं, और जब गेहूं का पैदावार होना है तो उस समय धान नहीं लगा सकते हैं, और जब धान का पैदावार होना होता है तो हम गेहूं भी नहीं उगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ऋतु में सभी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। फसलों के उगाने के लिए उनके लिए ऋतुएं निर्धारित हुई हैं और उस ऋतुओं के आधार पर ही फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखते हैं इसके बारे में। मौसम के अनुसार फसलें भी अलग अलग किस्म की होती हैं। जैसे जून से अक्टूबर तक उगाई जाने वाली जो फसल होती है वह खरीफ की फसल होती है। जून से अक्टूबर तक जो फसल हमें मिलती है वह खरीफ की फसल होती है। और खरीफ फसल के अंतर्गत जो है मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। याद कर लीजिएगा, खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं? मक्का, चावल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। नवंबर से अप्रैल माह तक बोई जाने वाली रबी की जो फसल है उसके अंतर्गत गेहूं, सरसों, चना, आलू इत्यादि बोए जाते हैं। और नवंबर से अप्रैल तक। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय अक्टूबर, जब यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो यह अक्टूबर माह 2024 है। अगले माह में नवंबर आएगा और नवंबर माह से लेकर के अप्रैल माह तक जो होता है वह रबी की फसल होती है। और रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, सरसों, चना, आलू इत्यादि बोए जाते हैं। मार्च से जून माह तक बोई जाने वाली फसल जायद फसल है, जिसमें मूंग, उड़द आदि है। मार्च से जून तक जो फसल बोई जाती है वह फसल जायद की फसल होती है और जिसमें मूंग है, उड़द है, ये सब बोए जाते हैं। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत हम लोग देखें कि मक्का, चावल, मूंगफली। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, सरसों, चना, आलू। जायद की फसल के अंतर्गत मूंग, उड़द, कोहड़ी, ये सब चीजें हैं, ये सब बोई जाती हैं। आगे देखते हैं। अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान चरणबद्ध तरीके से खेती करते हैं। आइए विस्तार से इनके विभिन्न चरणों का हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब हमें अच्छी पैदावार लेना है तो जो किसान होते हैं वह चरणबद्ध तरीके से एक के बाद एक तरीके से करके प्रयोग करके एक के बाद एक तरीकों का प्रयोग करके बीज को खेत में डालते हैं। उसके बाद तब अच्छी फसल लेते हैं।
देखिए हम लोग मुख्य टॉप पॉइंट्स के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले क्या किया जाता है? मिट्टी तैयार करना। अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे पहले मिट्टी की तैयारी की जाती है। तो मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है, इसके बारे में जानते हैं। फसल बोने का जो पहला चरण है, खेत की मिट्टी तैयार करना, क्योंकि पौधे मिट्टी से ही जल एवं आवश्यक पोषण प्राप्त करते हैं। मिट्टी की दरअसल कई किस्में होती हैं। मिट्टी कितनी किस्में होती हैं? कई किस्में होती हैं। जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उसे बलुई मिट्टी कहते हैं। अब जानिएगा बलुई मिट्टी क्या होता है, कि जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है उनको हम लोग बलुई मिट्टी कहते हैं। और जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम तथा मिट्टी के कण छोटे होते हैं वह चिकनी मिट्टी कहलाती है। और जिस मिट्टी में बालू की मात्रा कम होती है और मिट्टी के जो कण होते हैं वह चिकने होते हैं, वह मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है। इसके आगे दिया हुआ कि बलुई और चिकनी मिट्टी का जो मिश्रण होता है वह दोमट मिट्टी कहलाता है। और बलुई मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी का जो मिश्रण होता है वह चिकनी मिट्टी कहलाता है। जब पेड़ पौधों की पत्तियों, कीट पतंगों तथा गोबर आदि के सड़ने गलने से बना ह्यूमस मिट्टी में मिल जाता है तो ये तीनों प्रकार की मिट्टी अर्थात बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। भूमि में मिट्टी के कण छोटे बड़े आकार के होते हैं। भूमि में जो मिट्टी के कण होते हैं वह छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो इन्हें एक जैसा बनाने के लिए सर्वप्रथम खेत में हल द्वारा जुताई की जाती है। जो मिट्टी के कण छोटे या बड़े होते हैं इन्हें एक जैसा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, हल से जुताई करते हैं, जिससे मिट्टी के कण जो होते हैं वह बराबर हो जाते हैं। अगर बराबर न हुए तो उस पर पलटा चलाया जाता है। जुताई से मिट्टी के कण देखते हैं, जुताई से मिट्टी के बड़े कण छोटे कणों में टूट जाते हैं तथा मिट्टी पोली हो जाती है। उथली जुताई हैरो नामक यंत्र से की जाती है। इसको आप चित्र में भी आप देखेंगे। इससे मिट्टी में वायु संचरण की वृद्धि होती है तथा अनावश्यक पौधे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी के उल्टने पलटने से उनकी जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। फिर भूमि को समतल करने के लिए जो हम कहे थे कि लकड़ी का पाटल चलाया जाता है, उस पर पाटा चलाया जाता है। समतलीकरण के कारण भूमि की नमी सुरक्षित रहती है। तिकोनिया हैरो का चित्र आपके बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तिकोनिया नामक हर से क्या किया जाता है? उथली जुताई। तिकोनिया हर से क्या किया जाता है? उथली जुताई करने के लिए हम लोग तिकोनिया हैरो नामक हल का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी के किस्म के आधार पर फसल का चुनाव किया जाता है। जैसी मिट्टी होती है उस आधार पर ही फसल का चुनाव किया जाता है, जिससे अच्छी पैदावार मिलती है। जैसे बलुई मिट्टी में क्या हम लोग उगा सकते हैं? बलुई मिट्टी में तरबूज, खरबूजा, मक्का, बाजरा आदि के लिए उपयुक्त होता है। इसको हम उगा करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जबकि चिकनी मिट्टी में धान, सनई और कपास की खेती अधिक उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी में गेहूं, चना, मटर, टमाटर आदि की फसल बोई जाती है। आगे देखते हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए बीजों का चुनाव और उनकी बुआई का तरीका जो होता है वह कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो खेतों की मिट्टी तैयार करने तथा बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। बुआई क्या है? खेतों की मिट्टी तैयार कर लीजिए तथा बीजों का सही तरीके से चयन कर लीजिए और फिर उसे मिट्टी में डाल दीजिए। वही क्या होगी? प्रक्रिया बुआई कहलाएगी। तो खेतों की मिट्टी तैयार करें तथा बीजों का चयन करके मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। स्वस्थ और अच्छे बीज चुनकर डालने से फसल की गुणवत्ता बनी रहती है। अच्छी बीजों के चयन का परीक्षण निम्नवत कर सकते हैं। इसे आप लोग घर पर भी कर सकते हैं। करना क्या है कि यदि आप एक कटोरे पानी में 100 ग्राम गेहूं का बीज ले लीजिए और कुछ समय बाद अब जब देखेंगे तो कुछ गेहूं जो होते हैं वह कटोरे के तलहटी में बैठे होते हैं और कुछ गेहूं के जो बीज होते हैं ऊपर तैरते रहते हैं। तो जो गेहूं के बीज होते हैं ऊपर जो तैरते रहते हैं वह हल्के होते हैं या खोखले होते हैं। तो ये बीज जो तैरते रहते हैं यह बुआई के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं और जो तलहटी में बैठे रहते हैं वो गेहूं बुआई के लिए उपयुक्त होते हैं। यह एक साधारण सा प्रयोग है, इसे आप सभी लोग अपने घर पर भी कर सकते हैं। जब आप गेहूं को किसी पानी में कटोरे या बाल्टी में भिगोएंगे तो कुछ बीज ऊपर टहलते रहेंगे, तैरते रहेंगे
और कुछ बीज जो है नीचे तलहटी में बैठ जाएंगे। तो जो तलहटी में बैठते हैं वही बीज बोने के लिए उपयुक्त होते हैं। वही चीज इसमें दिया हुआ है। बीजों के चयन के उपरांत आगे देखते हैं। बीजों के चयन के उपरांत बुआई की जाती है। बुआई के कई तरीके हैं। जैसे कुछ पौधों के बीज जो है छितरा कर बोए जाते हैं, जैसे बजरा और मक्का। और कुछ बीज गहराई में बोए जाते हैं। कुछ बीज क्या होते हैं? गहराई में बोए जाते हैं। इसके लिए डिबलर तथा बीज शोधक, बीज वेधक, यह बीज वेधक है, बीज वेधक सीड्रिल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देख लीजिए, बुआई का यह पारंपरिक तरीका जो है चित्र में दिया हुआ है। यह बुआई का पारंपरिक तरीका है। बहुत पहले बैलों से खेती की जाती थी और जब बैल चलते थे उसके पीछे पीछे बीज गिराया जाता था। लेकिन आधुनिक परंपरा के अंतर्गत अब सीड्रिल का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीज जो है समान दूरी पर तथा निश्चित गहराई पर बोए जा सकते हैं। गहराई तक बोए जाने से पक्षियों तथा बीजों की क्षति संभावना कम होती है। बीजों के बीच उचित दूरी का भी ध्यान रखा जाता है ताकि पौधों को पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जल तथा पोषक तत्व प्राप्त हो सके। आप लोग सीड्रिल और डिबलर का चित्र अपने बुक में देख सकते हैं। आगे देखते हैं, धान जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है, तो धान है। धान उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। धान की बुआई के लिए किसी छोटे भूभाग या पौध घर में धान के बीजों को बोया जाता है। जब इनके छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तो स्वस्थ पौधों को खेत में रोप देते हैं। इस फसल को खेत में खड़े पानी की आवश्यकता होती है। किसान ध्यान रखते हैं कि रोपाई के समय पौधे के मध्य उचित दूरी रखा जाए। बुआई के उपरांत बीज मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करके वृद्धि करते हैं। जैसे धान की खेती के बारे में दिया हुआ है, तो धान की खेती करने से पहले आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले धान का नर्सरी तैयार किया जाता है। धान की नर्सरी तैयार करने के बाद 20 से 21 दिन के पश्चात, 25 दिन के पश्चात पुनः खेत को तैयार किया जाता है, जिसमें पानी भी भरा होता है। उसमें धान को लगाया जाता है, धान की नर्सरी को लगाया जाता है। कुछ समय के बाद उससे खरपतवार निकाल करके, उर्वरक का प्रयोग करके हम लोग धान के अच्छे पैदावार को प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं मृदा के पोषक तत्व, उर्वरक। मृदा में कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत होती है और किस उर्वरक का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पौधे अपनी वृद्धि और विकास के लिए मृदा से जल एवं खनिज लवण यानी कि पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पौधे जो हैं अपनी वृद्धि और विकास के लिए कहाँ से खनिज लवण और जल प्राप्त करते हैं? वह मृदा से, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। यदि मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं तो फसलों की पैदावार और गुणवत्ता प्रभावित होती है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम को भूमि से प्राप्त करते हैं। जो पौधों के लिए मुख्य पोषक तत्व होते हैं वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जिसे पौधे जल तथा वायु से प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की भी आवश्यकता होती है, तो इसे पौधे भूमि से प्राप्त करते हैं। गौण पोषक तत्व। गौण पोषक तत्व के अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि पौधे मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधों को इन पोषक तत्वों की आवश्यकता मुख्य पोषक तत्व की अपेक्षा कम होती है। जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी अपेक्षा मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर आदि की कम जरूरत पड़ती है। सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, पौधों को कुछ पोषक जैसे लोहा, तांबा, जिंक आदि की अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, अर्थात एक कम मात्रा में ही पर्याप्त होते हैं। फिर भी इनकी कमी होने से पौधों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है, फसल की पैदावार भी प्रभावित होती है। तो ये पोषक तत्व जो अभी आप पढ़े, मुख्य, सूक्ष्म और गौण पोषक तत्व, अगर ये पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं मिट्टी से तो हम सभी लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं।
देखते हैं, फसल की अच्छी पैदावार के लिए भूमि में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा अति आवश्यक है। खेत में जब एक ही फसल वर्ष दर वर्ष लगाई जाती है तो भूमि की पोषकता प्रभावित होती है। इसके लिए एक फसल के बाद दूसरी विकल्पी फसल लगाने की प्रथा है। जिसे गेहूं की फसल के बाद दलहन की फसल लगाई जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। इसे फसल चक्रण कहते हैं। अर्थात लगातार एक ही तरह की फसल, अगर आप एक ही खेत में एक ही तरह की फसल लगाते हैं तो वह जो भूमि है, मृदा है, उस मृदा में अच्छा पैदावार नहीं होगा। लेकिन हम फसल चक्र का जब उपयोग करते हैं, जब फसल चक्र अपनाते हैं तो हमें पैदावार अच्छी मिलती है, क्योंकि भूमि की जो पोषकता होती है वह बनी रहती है। और जब हम फसल चेंज करके लगाते हैं तो उसे हम लोग फसल चक्रण कहते हैं। इसी प्रकार कपास और मूंगफली भी साथ साथ लगाए जाने की परंपरा है। भूमि की उर्वरा शक्ति कुछ सीमा तक इन प्राकृतिक और पारंपरिक उपायों से सुरक्षित रह सकती है, लेकिन मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए रासायनिक, कृत्रिम अथवा प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। पौधे और जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ खाद कहलाते हैं। कार्बनिक खाद कौन कौन से होते हैं? गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे तथा पत्तियां तथा अन्य अवशेष से जो प्राप्त खाद होता है वह कार्बनिक खाद कहलाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में एकत्रित करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्मजीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार की तैयार की गई खाद कंपोस्ट कहलाती है। और जो कार्बनिक तरीके से खाद पदार्थ तैयार की गई होती है वही क्या होती है? कंपोस्ट कहलाती है। खाद के माध्यम से पोषक तत्व यदि पूरे न पड़ते तो तब रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम लोग कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। यदि कंपोस्ट से पोषक तत्व पौधों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है तब जा करके हम लोग रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक उर्वरक ऐसे लक्षण अथवा कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन आदि उपस्थित होते हैं। प्रमुख रासायनिक उर्वरक जो हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, अफलाइम इत्यादि हैं। इनमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उर्वरक जल में अति घुलनशील होते हैं। इस कारण पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। अलग अलग फसलों के लिए उर्वरक भी अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे दलहनी फसलों को नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इन पौधों की नाइट्रोजन की जरूरत इनके जड़ों में स्थित जीवाणु की सहायता से नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पूरी हो जाती है। आइए जानें नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, और इसे जानने के लिए हम सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग जानेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में बस इतना ही। इसके आगे के टॉपिक्स को हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।